नमस्कार मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आप सभी का एससीसी क्लासेस में। मैं एसके संगम सर आज क्लास 10th के बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम से लेकर आ गए हैं 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो इस बार के मैट्रिक बोर्ड का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे आने वाले हैं। और यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, जो एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है। अगर आप रिजल्ट पाना चाहते हैं तो ऑफलाइन क्लास के लिए संपर्क करें एससीसी क्लासेस, जो ऑल सब्जेक्ट के लिए तैयारी की जाती है। और उर्दू के लिए विशेष टीचर रखा गया है जो रिजल्ट का बादशाह है। तो आइए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, सजीवों के सारे गुण किसमें विद्यमान रहता है? सजीवों के सारे गुण किसमें विद्यमान रहता है? इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है जीव विज्ञान, ऑप्शन बी जंतु विज्ञान, ऑप्शन सी जीव द्रव्य और ऑप्शन डी पोषण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ। और सबसे पहले आप स्वयं क्वेश्चन को टिक करें, उसके बाद आप मिलाएं कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सजीवों के सारे गुण जो विद्यमान रहते हैं वो जीव द्रव्य पर रहते हैं, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? ऑप्शन ए कोशिका झिल्ली, ऑप्शन बी केंद्रक झिल्ली, ऑप्शन सी कोशिका भित्ति और ऑप्शन डी जीव द्रव्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीव द्रव्य पर कोशिका की सारी गुण विद्यमान रहती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जीव द्रव्य। अगला क्वेश्चन, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा सजीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी शोषण, ऑप्शन सी जनन और ऑप्शन डी जैव प्रक्रम। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जैव प्रक्रम होगा, तो ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, सजीवों में उपस्थित विभिन्न गुणों की गति को क्या कहते हैं? सजीवों में उपस्थित विभिन्न अणुओं की जो गति होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए जैविक गति, ऑप्शन बी आणविक गति, ऑप्शन सी कोशिकीय गति और ऑप्शन डी इनमें सभी गति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अणुओं की जो गति होती है आणविक गति कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जैव प्रक्रम के अनुसार सजीवों के कितने मुख्य लक्षण हैं? जैव प्रक्रम के अनुसार सजीवों के कितने मुख्य लक्षण है? तो उसका ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 11। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो जैव प्रक्रम के अनुसार है, तो जैव प्रक्रम के अनुसार जो होगा वो 5 लक्षण होगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं या ग्रहण कर अपने शरीर में उपयोग करते हैं उसे क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा सकता है, तो लेकिन यहाँ पर हम सरल भाषा में लिखे हैं कि वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है पोषण, ऑप्शन बी शोषण, ऑप्शन डी पोषी और ऑप्शन सी पोषी और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पोषण, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वे पदार्थ जो जीवों के जैविक कार्यों के संचालन एवं संपादन के लिए आवश्यक होता है, यहाँ कार्यों होगा। तो अगला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन बनाया गया है, जो कि ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन दिया गया है इसके लिए। जैविक पदार्थ, ऑप्शन बी पोषक पदार्थ, ऑप्शन सी जीव द्रव्य और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पोषक पदार्थ कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर को मुख्यतः कितने
पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? मानव शरीर को मुख्यतः कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी 7। तो 7 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट कैसा पदार्थ है? कार्बोहाइड्रेट कैसा पदार्थ है? ऑप्शन ए शरीरवर्धक, ऑप्शन बी ऊर्जादायक, ऑप्शन सी वसायुक्त और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट जो भोज्य पदार्थ है वो क्लास 6 से लिया गया है, जो कि मैट्रिक या किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन और पूछता भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट जो भोज्य पदार्थ है वो कैसा भोज्य पदार्थ है वो बताना है, तो ये है आपके लिए ऊर्जादायक। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जादायक भोज्य पदार्थ है। अगला क्वेश्चन, निम्न में जटिल कार्बनिक यौगिक कौन है? निम्न में जटिल कार्बनिक यौगिक कौन है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जटिल कार्बनिक यौगिक प्रोटीन है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन ग्लिसरॉल एवं वश्य अम्ल का एस्टर है? ऑप्शन ए डीएनए, ऑप्शन बी आरएनए, ऑप्शन सी वसा और ऑप्शन डी विटामिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वसा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पोषण की कितनी विधियां हैं? ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कह रहे हैं पोषण की कितनी विधियां हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो पोषण की मुख्यतः 2 विधि है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए स्वपोषी, ऑप्शन बी परपोषी, ऑप्शन सी मृतपोषी, ऑप्शन डी प्राणी समपोषी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो स्वयं भोजन संश्लेषित करता है उसे स्वपोषी कहते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़े गले पदार्थों पर आश्रित रहते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए परपोषी, ऑप्शन बी सहजीवी, ऑप्शन सी परजीवी और ऑप्शन डी मृतजीवी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो सड़े गले पदार्थों पर निर्भर रहते हैं उसे कहते हैं मृतजीवी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो कि सड़े गले पदार्थों पर आश्रित होते हैं। अगला क्वेश्चन, ये कथन से रिलेटेड है और कथन वाले क्वेश्चन अब पूछा जाता है एग्जाम में। तो कह रहा है निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्न में कौन सा कथन सही है? कथन ए है। कथन ए दिया गया है इस प्रकार से, स्वपोषण में जीव सरल अकार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का संश्लेषण करता है। कथन बी, परपोषण में जीव जटिल कार्बनिक अणुओं का सरल कार्बनिक अणुओं में जैविक क्रिया करता है। और कथन सी, कथन ए और कथन बी दोनों सही है, लेकिन स्वपोषण और परपोषण में अंतर नहीं करता है। ऑप्शन डी दिया गया है, कथन ए और कथन बी दोनों सही है, लेकिन दोनों स्वपोषण और परपोषण में अंतर करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कथन डी सही हो जाएगा। दोनों सही है, कथन ए कथन बी दोनों सही है और ये दोनों स्वपोषण और परपोषण में अंतर करता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन परपोषण का प्रकार है? निम्न में
कौन प्रपोषण का प्रकार है? ऑप्शन ए मृतजीवी, ऑप्शन बी परजीवी, ऑप्शन सी प्राणी संपोषण और ऑप्शन डी है इनमें सभी। यहाँ पर मृतजीवी के प्रकार बताने के लिए कह रहे हैं कि परजीवी का या प्राणी संपोषी का, तो परपोषण में ये सभी आते हैं, जो कि इसका विस्तार से डिटेल से हमने पढ़ाया था क्लास 7th में। तो क्लास 7th में ये क्वेश्चन है और जो कि मैट्रिक में यह उपयोगी दिखाया गया है। तो परपोषण में ये सभी आते हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मृतजीवी पोषण भी है, परजीवी भी है और प्राणी संपोषी भी, और इसके भी प्रकार हैं जो कि क्लास 7th में काफ़ी विस्तार से पढ़ाया गया था। तो चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में मृतजीवी कौन है? निम्नलिखित में मृतजीवी कौन है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो मृतजीवी कह रहा है तो इनमें सभी आ जाएगा, क्योंकि कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ ये सारे जो है कि मृतजीवी का उदाहरण है। तो ये सभी सही हो जाएगा। विटामिन क्या कहते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में परजीवी पोषण के जीव कौन है? ऑप्शन ए कवक, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी अमरबेल और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो परजीवी में इनमें सभी आता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में प्राणी संपोषी जीव कौन है? निम्नलिखित में प्राणी संपोषी जीव कौन है? ऑप्शन ए अमीबा, ऑप्शन बी मेढक, ऑप्शन सी मनुष्य और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इनमें सभी है, अमीबा, मेढक और मनुष्य इनमें सभी प्राणी संपोषी जीव है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और अमीबा के बारे में विस्तार से इसमें बताया गया है। तो आइए अगला क्वेश्चन, सभी हरे पौधे किस प्रकार का पोषण सभी हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? सभी हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? ऑप्शन ए सहजीवी, ऑप्शन बी स्वपोषण और ऑप्शन डी सी परपोषण और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो हरे पौधे में जो पाया जाता है वो स्वपोषण होता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वपोषी जीव के लिए क्या आवश्यक है, या स्वपोषी भोजन के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए H2O और H2O है एवं CO2 यानी कि जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी क्लोरोफिल, ऑप्शन सी सूर्य का प्रकाश और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो स्वपोषी के लिए इनमें सभी की आवश्यकता होती है जो प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ये सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्षमता किसमें होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्षमता किसमें होती है? ऑप्शन ए स्वपोषी पौधों में, ऑप्शन बी अमरबेल में, ऑप्शन सी लाइकेन और ऑप्शन डी शैवाल। तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्षमता होती है स्वपोषी पौधों में होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? निम्नलिखित में कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? ऑप्शन ए पत्ती, ऑप्शन बी स्टोमाटा, ऑप्शन सी हरित लवक और ऑप्शन डी जड़। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हरित लवक। और हरित लवक को जो कि पादप कोशिका में पाई जाती है, और ये 9th क्लास के बायोलॉजी का पहला चैप्टर में बताया गया है और उसमें विस्तार से पढ़ाए हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के कितने घटक होते हैं? प्रकाश संश्लेषण के कितने घटक होते हैं? ऑप्शन ए
2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो प्रकाश संश्लेषण के 4 घटक होते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में संभव है? प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में संभव है? ऑप्शन ए सूर्य प्रकाश, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी क्लोरोफिल और ऑप्शन डी इनमें ए और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी दोनों। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल दोनों की आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण में, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप किस पदार्थ का निर्माण होता है? प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप किस पदार्थ का निर्माण होता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लवक और ऑप्शन डी एक नया पौधों का निर्माण। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज का निर्माण होता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कथन से रिलेटेड है और जो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, कथन वाले जितने भी क्वेश्चन हैं जो इस प्रकार से हैं, कथन को समझेंगे। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कथन ए कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण और ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। तो ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब होती है कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है और ऑक्सीजन गैस का मुक्त होता है, तो ऑप्शन बी दिया गया है, कथन बी। अगला कथन में कह रहा है पौधे में प्रकाश संश्लेषण अंग पत्तियां हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होती है। हाँ, ये भी सही है। ऑप्शन सी कथन में आते हैं, कह रहे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया सभी हरे पौधे में होती है क्योंकि हरे पौधे का रसोई घर पत्तियां हैं। जी हाँ, ये भी सही है। अगला कथन दिया गया है, ऑप्शन डी है, उपर्युक्त में सभी कथन प्रकाश संश्लेषण के विषय में है जो पौधों को स्वपोषी होने का प्रमाण देता है। बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन सेट किया गया है, जो कि एस के संगम सर के द्वारा सेट किया गया है। ये सारे क्वेश्चन और कथन को समझने वाले हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कथन ए बी सी कथन सही है, जो प्रकाश संश्लेषण के विषय में कहा गया है, जो पौधों को स्वपोषी होने का प्रमाण देता है। अगला क्वेश्चन, और एक कथन है हमारे पास, जो कथन है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कथन ए कहा गया है प्रकाशहीन रासायनिक अभिक्रिया मशरूम में होती है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल नहीं होती है, साथ ये प्रपोषण की विधि में आता है। जी हाँ, ये भी सही है। अगला दिया गया है, अगला ऑप्शन है क्लोरोफिल के 4 घटक कैरोटीन की भूमिका सब्जी और फलों में अधिकतम होती है। जी हाँ, ये भी सही है। अगला कथन कह रहा है क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व होता है, लाल रंग, पीला रंग और बैंगनी रंग ग्रहण करता है। हाँ, ये भी सही है। अगला कथन है उपर्युक्त सभी कथन सही है और जो हरित लवक में पाए जाने वाले हरे रंग के वर्णक पर्णहरित पर है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो कथन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल अणुओं में क्या होता है? क्लोरोफिल अणुओं में क्या होता है? ऑप्शन ए प्रकाश संश्लेषी अंग, या क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं, या क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन को घुमा कर पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए दिया गया है प्रकाश संश्लेषी अंग,
अंग, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषी इकाई, ऑप्शन सी प्रकाश संश्लेषी, और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका जो क्लोरोफिल की जो अणु है, क्लोरोफिल के अणु को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में गैसों का विसरण किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रम होती है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, उसमें गैसों का जो विनिमय होती है किसके द्वारा होती है? गैसों का विनिमय किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए स्टोमाटा, जिसे रंध्र भी कहते हैं, जाइलम, ऑप्शन सी फ्लोएम, और ऑप्शन डी पौधों की जड़ों द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गैसों का जो विनिमय करता है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, वो करता है स्टोमाटा। तो रंध्र सही हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, ये रहा स्टोमाटा का चित्र, जो कि खुला स्टोमाटा है और बंद स्टोमाटा है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, और ऑफलाइन क्लास में इसका फिगर के साथ अच्छी तरह से इसको समझाया गया था। और आप ऑफलाइन क्लास के लिए संपर्क कर सकते हैं एसएससी क्लासेस, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए तैयारी की जाती है और रिजल्ट में नंबर 1 है। तो अगर आप अच्छे रिजल्ट पाना चाहते हैं तो संपर्क करें संगम कोचिंग सेंटर, जो कि एसएससी क्लास से प्रचलित है, और बहुत ही न्यूनतम फी पर यहाँ पर सभी और सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है, जो कि 1 से लेकर के 12th क्लास तक का है यहाँ पर। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये भी कथन है, कथन कुछ अलग दिया है, इसमें आते हैं समझते हैं, जो कि एसके संगम सर के द्वारा यह तैयार किया गया है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने वाली क्वेश्चन है। और आते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन गलत है? निम्न में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए में कथन दिया गया है। पहला कथन है, स्टोमाटा में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जाने पर रंध्र खुल जाती है, जिसे विसरण क्रिया कहते हैं। जी हाँ, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन इसी क्वेश्चन का ऑप्शन बी कथन दिया गया है, रंध्रों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस का विनिमय होती है। तो ये कथन गलत लग रहा है, क्योंकि रंध्रों में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का ही मिश्रण होती है, नाइट्रोजन की गैस की नहीं होती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन गैस दिया गया है, तो कथन बी गलत है। लेकिन चलिए अगला कथन को समझते हैं। कथन सी में दिया गया है, रंध्रों में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलने पर रंध्र बंद हो जाता है, जिसे प्रासरण विधि कहते हैं। जी हाँ, ये सही है। कथन डी पर आते हैं, पत्तियों में पाए जाने वाले स्टोमाटा विशिष्ट कोशिकीय होती है, जिसे विसरण और प्रासरण कहते हैं। तो ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का जो गलत कथन है वो है कथन बी गलत है, जिसमें कि नाइट्रोजन गैस का विसरण नहीं होता है। तो कथन बी इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन, अमीबा कैसा जीव है? अमीबा कैसा जीव है? ऑप्शन ए सरल प्राणी संपोषी, ऑप्शन बी एक कोशिकीय, ऑप्शन सी मृतजीवी, और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो कोशिका जो है वह सरल प्राणी संपोषी जीव है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो अमीबा के बारे में आते हैं। तो अमीबा का फिगर इस प्रकार से होता है, कूटपाद होती है। कूटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण अमीबा का आकार अनिश्चित होती है, और इसका भोजन ग्रहण जो करते हैं वो कूटपाद के माध्यम करते हैं। इसका जो अंतःभाग होती है साइटोप्लाज्म कहते हैं, और इसमें एक रितिका होती है जिसे भोजन रसधानी कहते हैं। इसमें एक कंदरक होती है, और इसमें एक कोशिकीय झिल्ली होती है जो बाहरी झिल्ली होती है। तो अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है, और इसके बारे में ऑफलाइन क्लास में बताई गई थी। और एक कोशिकीय जीव का फिगर अमीबा जो है, इसका फिगर बहुत ही अच्छी सरल शब्दों में
डिजाइन में बनाया जाता है, जो कि बोर्ड पर एस के संगम सर के द्वारा। और आप चित्र पर कहीं भी आप काफ़ी चिंतित हैं कि आपसे फिगर नहीं बन रही है, तो उसके लिए है एस के संगम सर, आप उससे संपर्क कर सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन है, किसके कारण अमीबा का आकार अनिश्चित है? किसके कारण अमीबा का आकार अनिश्चित होता है? तो ऑप्शन ए दिया गया है, इनके कूटपाद के निश्चित होने से, ऑप्शन बी कूटपाद के टूटने से, ऑप्शन सी कूटपाद के बनने और बिगड़ने से, ऑप्शन डी एक कोशिकीय जीव होने के कारण। तो हमने पहले चित्र में ही बता दिया था कि अमीबा का आकार कूटपाद के बनने और बिगड़ने से अनिश्चित है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसके द्वारा अमीबा भोजन अंतःग्रहण करता है? ऑप्शन ए भोजन रसधानी, ऑप्शन बी कूटपाद, ऑप्शन सी केंद्रक और ऑप्शन डी परिवहन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो अमीबा भोजन का अंतःग्रहण करता है, किसके माध्यम से करती है? वो करती है कूटपाद के माध्यम से, पहले ही फिगर पे बताया गया था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन अमीबा को में भोजन प्रक्रिया में एक नहीं है? यानी कि भोजन क्रिया जो होती है उनमें से कौन ऐसी क्रिया है जो अमीबा में नहीं पाई जाती है? इसके लिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए अंतःग्रहण, ऑप्शन बी पाचन, ऑप्शन सी बहिष्करण और ऑप्शन डी अपघटन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अपघटन से नहीं होती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन डी सी डाइटम और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो अमीबा का जो भोजन है इनमें सभी है, शैवाल भी, बैक्टीरिया भी और डाइटम भी। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होती है? अमीबा में भोजन का पाचन किस अंग में होती है? ऑप्शन ए कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म में, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन बी कूटपाद, ऑप्शन सी भोजन रसधानी और ऑप्शन डी केंद्रक में। तो भोजन का जो पाचन अंग है अमीबा का, वो है भोजन रसधानी, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भोजन रसधानी में। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम कैसा जीव है? पैरामीशियम कैसा जीव है? ऑप्शन ए प्राणी संभोजी, ऑप्शन बी एक कोशिकीय, ऑप्शन सी मृत जलीय प्रोटोजोआ और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो अमीबा जो है इनमें सभी जीव में आती है, प्राणी संभोजी भी है, एक कोशिकीय भी है, मृत जीवी प्रोटोजोआ भी है, तो इनमें सभी हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन, ये रहा पैरामीशियम का चित्र, जो कि ये चारों तरफ की जो झिल्ली होती है वो होती है, ये चारों तरफ की जो झिल्ली है आप इसे देख सकते हैं, ये चारों तरफ की जो झिल्ली है ये है सिलिया है, जो अमीबा का प्रचलन अंगक है, और इसमें एक बड़ी राजधानी होती है, अमीबा में नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर पैरामीशियम में एक बड़ी राजधानी है, जो कि ये रहा बड़ी राजधानी, और ये मुख मार्ग हुआ, रंध्र, मुख रंध्र है, तो इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो अमीबा का फिगर सीखने के लिए, समझने के लिए एस के संगम सर से संपर्क करें, और जो कि सरल और सबसे इजी तरीके से आपको किसी भी फिगर को बना के समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम का प्रचलन अंगक कौन है? ये पहले फिगर में बताया गया है, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन ए सिलिया, ऑप्शन बी कोशिका मुख, ऑप्शन डी कूटपाद और ऑप्शन सी कूटपाद और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कूटपाद तो अमीबा में पाया जाता है यहाँ, लेकिन पैरामीशियम है, तो इसका प्रचलन अंग सिलिया हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, पैरामीशियम में भोजन का अंतःग्रहण शरीर की
किस रचना में होती है? ऑप्शन ए सिलिया में, ऑप्शन बी भोजन राजधानी में, ऑप्शन सी कोशिका मुख में और ऑप्शन डी केंद्रक में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका मुख में होती है। याद रखेंगे, अमीबा में भोजन राजधानी में होती है और पैरामीशियम में कोशिका मुख में होती है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य कोशिका में विभिन्न संरचनात्मक, क्रियात्मक और पाचन शोषण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और प्रजनन तंत्र, इन निम्नलिखित में ये किसकी इकाई है ये बताना है। ये जितने भी तंत्र बताया गया है ये किस का इकाई है, वो जिसके लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए है उत्तक, ऑप्शन बी अंगतंत्र, ऑप्शन सी जीवद्रव और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो ये जो सारी तंत्र जो दिया गया है कोशिका के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई में, वो अंग तंत्र है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस तंत्र में भोजन के पचने की क्रिया होती है? निम्नलिखित में किस तंत्र में भोजन के पचने की क्रिया होती है? जिसके लिए ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए पाचन तंत्र, ऑप्शन बी तंत्रिका तंत्र, ऑप्शन सी उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन डी इनमें सभी। तो भोजन की जो पाचन क्रिया होती है वो पाचन तंत्र में होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और ये रहा मनुष्य के पाचन तंत्र का चित्र। आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं। तो आगे हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, टाइम अधिक लग सकती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मनुष्य के पाचन तंत्र की भाग है, बताना है कि इनमें कौन कौन मनुष्य के पाचन तंत्र की भाग है। ऑप्शन ए दिया गया है पाचन ग्रंथियां, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी आहार नाल और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें ए और सी दोनों। ए और सी दोनों, तो ए और सी दोनों है, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पाचन तंत्र की ही भाग है। तो अगला क्वेश्चन, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 8 से 10 मीटर, ऑप्शन बी 8 से 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 1 से 2 मीटर, ऑप्शन डी 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 4 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आहार नाल की जो लंबाई है वो है आपके 8 से 10 मीटर। तो ऑप्शन सी ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य का आहार नाल कहाँ से कहाँ तक फैली होती है? मनुष्य का आहार नाल कहाँ से कहाँ तक फैली होती है? ऑप्शन ए मुख गुहा से अमाशय तक, ऑप्शन बी मुख गुहा से छोटी आंत तक, ऑप्शन सी मुख गुहा से बड़ी आंत तक और ऑप्शन डी मुख गुहा से मलद्वार तक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो पाचन तंत्र की जो फैली हुई है वो मुख गुहा से मलद्वार तक फैली हुई है, आप चित्र में भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य को भोजन के विभिन्न स्वादों का अनुभव किस रचना की मदद से होती है? यानी कि भोजन करते हैं तो भोजन की स्वाद किस अंग में लगती है? तो उसके लिए ऑप्शन दिया गया है स्वाद कलिका, ऑप्शन बी लार ग्रंथि, ऑप्शन सी मज्जा गुहा और ऑप्शन डी दांत में। तो जीभ के स्वाद कलिका में पाई जाती है, ये स्वाद का अनुभव होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक दांत में या प्रत्येक दांत के भीतर एक मज्जा गुहा होती है जिसके ऊपरी भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसके ऊपरी भाग को कहते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है इनामेल, ऑप्शन बी डेंटाइन, ऑप्शन सी दंत प्लाक और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो ऊपरी भाग को जो कहते हैं यहाँ पर
इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डेंटाइन हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है? ऑप्शन ए 2 जोड़ी, ऑप्शन बी 3 जोड़ी, ऑप्शन सी 4 जोड़ी, ऑप्शन डी 5 जोड़ी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 जोड़ी पाई जाती है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3 जोड़ी। अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए मुख गुहा से, ऑप्शन बी आमाशय से, ऑप्शन सी ग्रासनली से, ऑप्शन डी यकृत या लीवर से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पाचन जो क्रिया प्रारंभ होती है मुख गुहा से होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये कथन से रिलेटेड है। कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि कथन को समझने पर ही इसका सॉल्यूशन हो सकता है। तो कथन ए में कह रहा है निम्नलिखित क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो आइए, कथन ए में कह रहा है मुख गुहा का पिछला भाग ग्रसनी कहलाता है, जिसमें 2 छिद्र निगल द्वार और कंठ द्वार होती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अगला कथन है ग्रासनली में भोजन आमाशय में पहुंचता है। ग्रासनली से भोजन आमाशय में पहुंचता है, जिससे ग्रासनली की दीवार में संकुचन और स्थिलन क्रिया होने लगती है। हाँ, ये भी सही है। अगला कथन जो दिया गया है, अगला कथन है ग्रासनली डाइटम से उदर गुहा में प्रवेश करती है, जो 25 सेंटीमीटर लंबी नली है। हाँ, ये भी सही है। तो कथन डी दिया गया है। उपर्युक्त सभी कथन सही है जो आहार नाल के भाग की क्रिया है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी कथन सही है जो आहार नाल के भागों की क्रिया है। अगला क्वेश्चन, आमाशय में भोजन कितने घंटे तक रुका रहता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कह रहा आमाशय में भोजन कितने घंटे तक रुका रहता है? ऑप्शन ए लगभग 30 मिनट, ऑप्शन बी लगभग 1 घंटा, ऑप्शन सी लगभग 2 से 3 घंटा, और ऑप्शन डी लगभग 4 घंटा। तो आमाशय में जो भोजन रुका रहता है लगभग 4 घंटा रुका रहता है, तो ऑप्शन बी डी सही हो जाएगा, लगभग 4 घंटा। अगला क्वेश्चन, ये रहा आमाशय का फिगर। तो आप इसे आमाशय को अच्छी तरह से देख सकते हैं। ये मानव शरीर के आमाशय का चित्र है, तो आप इसे रोक करके अच्छी तरह से देख सकते हैं और समझ सकते हैं, जो आपके लिए तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन, आमाशय के पाइलेरिक ग्रंथि में कौन सा रस निकलता है? ऑप्शन ए जठर रस, ऑप्शन बी अग्न्याशय रस, ऑप्शन डी पित्त रस, और ऑप्शन डी दिया गया है इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जठर रस निकलता है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए जठर रस। अगला क्वेश्चन, जठर रस का पीएच मान कितना होता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और टेस्ट में भी हम कितना बार ये क्वेश्चन पूछ चुके हैं, और आने वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। कह रहा है जठर रस का पीएच मान कितना होता है? जठर रस का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए 1.5 से 2.5 के बीच, ऑप्शन बी 1.5 से 3.5 के बीच, ऑप्शन सी 1.5 से 4.5 के बीच, ऑप्शन डी 1.5 से 5.5 के बीच। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कह रहा है जठर रस का पीएच मान, तो जठर रस का जो पीएच मान होता है 1.5 से 3.5 के बीच होती है, तो यहाँ पर दिया गया ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
आमाशय से निकलने वाली जठर रस में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आमाशय से जो जठर रस निकलती है उसमें कौन सा एंजाइम पाई जाती है? ऑप्शन ए पेप्सिन और रेनिन, ऑप्शन बी टाइनिन और लाइसोजाइम, ऑप्शन सी प्रोटीन और इनामल, और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आमाशय से जो निकलने वाली रस जठर रस होती है उसमें कौन सा एंजाइम पाई जाती है? तो इसमें जो एंजाइम पाई जाती है पेप्सिन और रेनिन पाई जाती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या जठर रस में मौजूद नहीं है? जठर रस में मौजूद नहीं होती है वो क्या है? जो कि ऑप्शन ए दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो HCl कहते हैं, और ऑप्शन बी म्यूकस, ऑप्शन सी पेप्सिनोस, और ऑप्शन डी पित्त। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। पित्त इसमें नहीं होता, बाकी सभी होता है। अगला क्वेश्चन है आमाशय में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल निकलती है? आमाशय से जो निकलती है वो कौन सा अम्ल निकलती है? तो ऑप्शन ए दिया गया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl, और ऑप्शन बी एसिटिक अम्ल, ऑप्शन सी सल्फ्यूरिक अम्ल, और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो इससे जो अम्ल निकलती है HCl अम्ल निकलती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन कितना लीटर जठर रस का स्त्रावन होता है? मनुष्य के आमाशय में प्रतिदिन कितना लीटर जठर रस का स्त्रावन होता है? ऑप्शन ए लगभग 1 लीटर, ऑप्शन बी लगभग 2 लीटर, ऑप्शन सी लगभग 3 लीटर, और ऑप्शन डी लगभग 4 लीटर। तो लगभग 3 लीटर प्रतिदिन स्त्रावित होती है। तो इसका जो जठर रस का स्त्रावन होगा 3 लीटर का होगा। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अधिक स्त्रावन होने से आमाशय में क्या हो जाता है? जिसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है आमाशय की दीवार फट जाता है, ऑप्शन बी आमाशय की दीवार सूखने लगता है, ऑप्शन सी आमाशय की दीवार में घाव हो जाता है, और ऑप्शन डी इनमें सभी हो जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अधिक HCl अम्ल निकलने से आमाशय की दीवार में घाव हो जाता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आमाशय की दीवार में घाव हो जाती है। अगला क्वेश्चन, आमाशय की दीवार में निकलने वाले घाव को क्या कहते हैं? आमाशय की दीवार में जो निकलने वाली घाव है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अपेंडिक्स, ऑप्शन बी कैंसर, ऑप्शन सी पेप्टिक अल्सर, और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो घाव जो निकलता है उसको कहते हैं पेप्टिक अल्सर। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लंबे समय तक भूखे रहने से कौन सा रोग होने की संभावना अधिक होती है? लंबे समय तक भूखे रहने से कौन सा रोग होने की संभावना होती है? ऑप्शन ए पेप्टिक अल्सर, ऑप्शन बी रक्तहीनता रोग, ऑप्शन सी निद्रा रोग, और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो पेप्टिक अल्सर होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? ऑप्शन ए मुख गुहा, ऑप्शन बी आमाशय, ऑप्शन सी बड़ी आंत, और ऑप्शन डी छोटी आंत। तो मनुष्य के पाचन क्रिया जो पूर्ण होती है छोटी आंत पर होती है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इससे पहले हमने बताया था कि भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है। तो मुख गुहा से प्रारंभ होती है,
और छोटी आंत में क्रिया पूर्ण हो जाती है। अगला क्वेश्चन, तो ये रहा छोटी आंत और बड़ी आंत का फिगर जो इस प्रकार से है। तो ये रहा छोटी आंत का और ये रहा बड़ी आंत का, आप इसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन छोटी आंत की भाग है? निम्नलिखित में कौन छोटी आंत की भाग है? ऑप्शन ए ग्रसनी, ग्रहणी, ऑप्शन बी जेजुनम, ऑप्शन सी इलियम और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो छोटी आंत की भाग इनमें सभी है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, छोटी आंत की दीवारों में छोटा कौन सा रस निकलता है? क्वेश्चन है, छोटी आंत की दीवारों से कौन सा रस निकलता है? ऑप्शन ए जठर रस, ऑप्शन बी पित्त रस और ऑप्शन सी आंतरिक रस और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आंतरिक रस निकलती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य में प्रतिदिन कितना लीटर आंतरिक रस का स्त्रावन होता है? ऑप्शन ए लगभग 2 लीटर, ऑप्शन बी लगभग 3 लीटर, ऑप्शन सी लगभग 4 लीटर और ऑप्शन डी स्त्रावित नहीं होता है। तो आंतरिक रस का जो स्त्रावन होता है वो कितना होता है? तो लगभग 2 लीटर होती है, तो ऑप्शन यहाँ पर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए टाइलिन और लाइसोजाइनम, ऑप्शन बी टाइलिन और प्रोटीन, ऑप्शन सी टाइलिन और रेनिन और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसमें टाइलिन और लाइसोजाइनम जाइम पाई जाती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, लार इनमें से किस ग्रंथि का स्त्रावन है? लार इनमें से किस ग्रंथि का स्त्रावन है? लार का स्त्रावन जो होती है इनमें से कौन सी ग्रंथि का होता है? जो कि ऑप्शन ए दिया गया है आंत ग्रंथियां, ऑप्शन बी जठर ग्रंथियां, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी पेरोटिडिक ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कि लार स्त्रावित होती है, तो ये जो स्त्रावित होती है पेरोटिड ग्रंथि से होती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस प्रकार से है, इनमें कौन अपशोषी अंग है? नीचे जो दिया गया है, ये जो नीचे जो दिया गया है, ये नीचे में इनमें से बताना है कि कौन अपशोषी अंग है। तो जिसके लिए ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए अधोगामी कोलन, ऑप्शन बी इलियम, ऑप्शन सी ऊपरीगामी कोलन और ऑप्शन डी अनुप्रस्थ कोलन। तो उसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो अपशोषी अंग जो है ये अधोगामी कोलन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, जो कि काफ़ी इजी है और इसके लिए हम फिगर भी दे दिए हैं और इस फिगर से आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट करते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? ऑप्शन ए आंत ग्रंथि, ऑप्शन बी यकृत, ऑप्शन सी मास्टर ग्रंथि, ऑप्शन डी जनन ग्रंथि। तो उसका सबसे जो बड़ी ग्रंथि है वो यकृत है, उसको लीवर कहते हैं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये रहा लीवर का फिगर, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। मानव शरीर यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पाचन
रस यानी कि पित्त का निर्माण करता है तथा अनेक महत्वपूर्ण कार्य करता है। आप इसको सब्जेक्टिव में हम इसे विस्तार से पढ़ाए थे, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप इसे फिगर से समझ सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन, मनुष्य के यकृत का वजन कितना होता है? मनुष्य के यकृत का वजन कितना होता है? ऑप्शन ए लगभग 1 से 1.5 केजी यानी कि लगभग 1 से 1.5 केजी। ऑप्शन बी लगभग 1 से 2 केजी। ऑप्शन सी लगभग 1.5 से 2 केजी। ऑप्शन डी लगभग 2 केजी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका जो वज़न होती है शरीर के अकॉर्डिंग होती है तो लगभग 1.5 से 2 केजी होती है यकृत का वज़न। अगला क्वेश्चन, यकृत कोशिकाओं में किसका स्त्रावन होता है? यकृत कोशिकाओं में किसका स्त्रावन होता है? ऑप्शन ए एंजाइम, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी पित्त और ऑप्शन डी हिपेरिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो कि कह रहा है यकृत कोशिका में किसका स्त्रावन होता है, तो पित्त का स्त्रावन होता है, तो ऑप्शन ए सी सही हो जाएगा, पित्त। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यकृत में स्त्रावित पित्त किस थैली में संचित होती है? ऑप्शन ए अग्न्याशय रस, अग्न्याशय में, ऑप्शन बी पित्ताशय में, ऑप्शन सी मलाशय में, ऑप्शन डी इनमें किसी में नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पित्ताशय में। पित्ताशय में ही वो संचित होती है। अगला क्वेश्चन, पित्त का पीएच मान कितना होता है? पित्त का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच के मान से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और आने वाला एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जिसके लिए ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए 7.3, ऑप्शन बी 7.2, ऑप्शन सी 7.7 और ऑप्शन डी 7.8। तो पित्त का जो पीएच मान होती है वो होती है 7.7 होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 7.7 का, ऑप्शन सी। पित्त का पीएच मान 7.7 होता है। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन के अल्प स्त्रावन से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन के अल्प स्त्रावन से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए मधुमेह रोग जिसे डायबिटीज कहते हैं, ऑप्शन बी पिलियारोज जिसे जॉन्डिस कहते हैं, ऑप्शन सी रक्त रोग कैंसर जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं, और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इंसुलिन के स्त्रावन से मधुमेह रोग होती है यानी कि डायबिटीज रोग होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत थी, लेकिन यहाँ पर कह रहा है दूसरी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो इसके लिए ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन ए है पाचन ग्रंथि, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी जनन ग्रंथि और ऑप्शन डी अग्न्याशय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अग्न्याशय, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में किसे पूर्ण पाचन रस कहते हैं? निम्न में किसे पूर्ण पाचन रस कहते हैं? ऑप्शन ए आंतरी रस, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ऑप्शन सी पित्त रस और ऑप्शन डी अग्न्याशय रस। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्ण पाचन जो रस कहलाता है वो अग्न्याशय रस कहलाता है, जो अग्न्याशय में पाई जाती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए आमाशय द्वारा, ऑप्शन बी छोटी आंत, ऑप्शन सी यकृत और ऑप्शन डी इनमें कोई नहीं। तो हिपेरिन जो प्रोटीन का जो स्त्रावन होता है, जो निर्माण होता है, वो होता है यकृत में, यकृत के द्वारा होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन जो कथन से रिलेटेड है और काफ़ी ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है, जो इस प्रकार से है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसके लिए ऑप्शन ए दिया गया है, कथन ए दिया गया है, कह रहा है जठर रस हल्के पीले रंग के अम्लीय द्रव होता है जो जठर रस से निकलती है, तो ये भी सही है। अगला ऑप्शन दिया गया है आंतरिक रस क्षारीय होता है जो छोटी आंत के एक भाग से स्त्रावन होता है, ये भी कथन सही है। और ऑप्शन सी कथन में आते हैं पित्त पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसमें कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उपर्युक्त कथन सभी सही है, लेकिन यह सभी स्रावित रस का अम्लीय और क्षारीय अवस्था को बताता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है क्वेश्चन कह रहा है भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारण की जांच के लिए महत्वपूर्ण सुराग कौन है? यानी कि जहर खाए हुए व्यक्ति की जो मृत्यु होती है उसकी जांच इनमें से किसके द्वारा की जा सकती है? ऑप्शन ए दिया गया है आहार नाल, ऑप्शन बी आमाशय और ऑप्शन सी छोटी आंत और ऑप्शन डी यकृत। तो यकृत से पता कर सकते हैं जहर का अवस्था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन बड़ी आंत की भाग है? बड़ी आंत की भाग कौन कौन है या कौन है उन्हें बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है कोलन, ऑप्शन बी मलाशय, ऑप्शन सी रेक्टम और ऑप्शन डी इनमें सभी। तो इनमें सभी बड़ी आंत की भाग है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में 80 क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, तो ये रहा आपके लिए अंतिम क्वेश्चन जो इस प्रकार से है। क्वेश्चन है शरीर में मृत आरसीबी को नष्ट किसके द्वारा किया जाता है? मृत शरीर में जो मृत आरबीसी जो होता है, आरबीसी को नष्ट किसके द्वारा किया जाता है? आरबीसी का मतलब होता है रेड ब्लड सेल, जो कि जिसके लिए ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी इंसुलिन और ऑप्शन सी हृदय और ऑप्शन डी प्लीहा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत, ऑप्शन ए। ये रहा यकृत का चित्र, आप इसे अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो ये रहा आपके लिए इस वीडियो में 80 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपका को यह वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अनुमति दीजिए, नमस्कार।